अस्सलाम वालेकुम एंड होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पीएचडी एंड पीएचडी के बाद जॉब्स। बिकॉज आप लोग के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्या हम चाइना में आके मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जॉब्स का क्या स्कोप है। एंड इन टुडेज वीडियो आई इनवाइट डॉक्टर तैयब भट्ट जिन्होंने रिसेंटली चाइना से पीएचडी की और जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो अभी सर की तरफ चलते हैं और सर से पूछते हैं कि सर का कैसा एक्सपीरियंस रहा चाइना में पढ़ने का और जॉब करने का। सर थैंक you so much for giving me your precious time out of your heavy schedule and now tell us something about you please. मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मैं चाइना में 2018 में आया था। मेरी लास्ट ईयर पीएचडी हो गई थी सितंबर में और सितंबर से ऑनवर्ड अभी तक मैं यहीं पे अपनी ही उसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर। इसके अलावा मेरा यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी है और उसमें मैं चाइना से मुताल्लिक, रिसर्च से मुताल्लिक और बिजनेस आइडियाज़ और चाइना का जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ और प्रीवियस लाइफ का वो सारी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ ताकि बाकी लोग भी मुस्तफीद हो सकें, चाइना में आ सकें, पीएचडी कर सकें। दैट्स इट। तो मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर तैयब भट्ट के यूट्यूब चैनल का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप लोग को जरूर जाना चाहिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स, अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग मास्टर्स, पीएचडी, जॉब्स इन चाइना। तो आप लोग को सर की वीडियो काफी हेल्प आउट करने वाली है। सो मस्ट गो एंड चेक सर यूट्यूब चैनल एंड नाउ फाइनली वी शुड स्टार्ट द सेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि चाइना में पीएचडी करने के बाद जॉब्स का क्या स्कोप है? चाइना में पीएचडी के बाद जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, काफ़ी वेलकम करते हैं। जिस तरह आप चाइना में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह पोस्ट डॉक्टर, रिसर्चर, उसमें भी आपको वेलकम करते हैं। तो कोई इतना ऐसा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। जस्ट आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है कि मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है और मैं आपके जो प्रोफेसर का बैकग्राउंड होता है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। इसी तरह एक्सेप्टेंस होता है कि मैं आपको रख लूँगा। वो आपको फिर एक इशू होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है कि कितना अर्सा ये बंदा इस प्रोफेसर के पास काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जब हो जाता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैक्सिमम 2 वीक्स लगते हैं इस प्रोसेस को। तो इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता उसकी तरह, स्टूडेंट एडमिशन की तरह। तो ये क्वाइट क्विकली होता है। गुड हो गया सर कि मतलब चाइना में पीएचडी मास्टर्स करने के बाद भी सेम ही सीन होता है कि हमें जॉब इसलिए मिल जाती है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पीएचडी के बाद तो सीन आसान है जॉब मिलने का। हाँ, जो चाइना में क्योंकि इनके पास अभी मतलब ओल्ड एज ज़्यादा हो गए हैं लोग, तो वो वेलकम करते हैं कि कोई भी न्यू टैलेंट आए। तो नए यंग पीपल आए तो इनको ज़रूरत है, तो वो उस लिहाज से भी वेलकम करते हैं। गुड हो गया। सो यू गाइस मस्ट शुड कम टू चाइना फॉर योर मास्टर्स एंड पीएचडी बिकॉज जॉब्स का अच्छा सीन है चाइना में, इजीली आपको मिल रही है जैसे कि सर आपको बता रहे हैं। सर अगर हम लोग जॉब्स की बात कर लें तो क्या लाजमी है कि हम लोग एजुकेशनल फील्ड में ही जॉब कर सकते हैं? अगर हम लोग को अपनी फील्ड से हट के चाइना में जॉब करनी हो देन इट इज पॉसिबल कि हमें जॉब मिल जाएगी उस फील्ड में? हाँ, बेसिकली पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं आए तो हम सोचते हैं कि पीएचडी आदमी सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। ये ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं है। जब हम चाइना में आते हैं तो यहाँ पे 2-3 कैटेगरी आगे आ जाती हैं कि आप एज अ रिसर्चर काम करना चाहते हैं। रिसर्चर उसी तरह होता है जिस तरह पीएचडी में आपने पब्लिकेशन करनी होती हैं, कोई मसाइल हल करने होते हैं, तो वो उसी तरह यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च कर रहा होता है। उसके पास क्लासेज नहीं होती यानी पढ़ाने के लिए, तो वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में काम करता है। फॉर मी, मैं वो उसको बेहतर समझता हूँ, आसान समझता हूँ क्योंकि इसमें आपको सुबह उठ के अगर आपकी क्लासेज हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि आपको 2-3 क्लासें दे दी जाती हैं तो वो मुश्किल हो जाता है फिर पढ़ाना भी, यानी सुबह 7-8 बजे। तो यहाँ पे आपको दिन को सोएं, रात को उठें, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो चिल लाइफ होती है रिसर्च करनी। अब ये तीसरी आप एक तो होगी पोस्ट डॉक, दूसरी होगी कि यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर, तो उसमें कोर्सेज भी आपको ज़्यादा दिए जाते हैं, तो फिर रिसर्च वर्क ना भी इतना हो तो कोई मसला नहीं होता। तीसरा आ जाता है आपकी कंपनी, किसी कंपनी में जॉब करें तो कंपनी जो जॉब होती है वो सैलरीज भी हायर होती हैं और 9 to 12 उनकी जॉब होती है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो वो एज अ पाकिस्तानी इतना चाइनीज़ तरह कुर्सी पे बैठना मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। हमें आदत नहीं होती क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब की, तो जब मैं इनको देखता हूँ तो अपना कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग काम नहीं करते बेसिकली। जिस तरह इनकी वर्क एथिक्स हैं, जिस तरह ये पैशनेट होकर काम करते हैं, तो उस तरह नहीं। सो बेसिकली 3 ऑप्शनें होती हैं आपके पास। आप इंडस्ट्री में, तीसरी जो थी बता रहा, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं यानी फैक्ट्रीज में। तो वहाँ पे आप वही मशीनें ऑपरेट कर रहे होते हैं जो यहाँ पे आप कर रहे होते हैं। जिस तरह आपकी मेडिकल फील्ड में वो कार्डियक होती है, दूसरे एक्सरेज होते हैं, तो एक्सरे हमारे मटेरियल करैक्टराइजेशन वगैरह में भी यूज़ होती हैं, FTIR होती है। तो
उसी तरह यानी एक PhD आदमी ही उस चीज़ों को समझ सकता है, एक वेल ट्रेंड स्किल्ड आदमी। तो ये 3 ऑप्शनें होती हैं चाइना में आप जॉब कर सकते हैं। एक ये रिसर्च कर सकते हैं, दूसरा टीचिंग, और तीसरा इंडस्ट्री में चले जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री में मेनली आपको रिक्वायर उन्होंने लिखा होता है, मोस्टली जो जॉब्स होती हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो PhD के बाद, तो रिसर्च में तो आदमी थोड़ा सा मैच्योर मज़ीद हो जाता है वही प्रैक्टिस करते हुए। तो ये मोस्टली होती है। तो उम्मीद है, मेरा भी एक दफ़ा शौक़ है कि इंडस्ट्री में लगाया जाए ताकि रियल लाइफ प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर वर्क। तो जहाँ पे वो फैक्ट्री में वो जो चीज़ें हम यहाँ पे कह रहे हैं इसमें इस तरह बेहतरी की जा सकती है, वहाँ पर जाके देखना, यानी अप्लाइड फिज़िक्स, अप्लाइड PhD आती है, तो वो उससे भी काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट उम्मीद है नेक्स्ट आफ्टर 2-3 ईयर आई विल जॉइन देयर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और सर एज लिमिट क्या होती है? लाइक अगर मैं PhD में अप्लाई करना है, आई लिसन की कोई 35 इयर्स आपकी होनी चाहिए? नहीं, PhD के लिए अप्लाई करने के लिए ये जो एज लिमिट है वो है 40 इयर्स, यानी 40 इयर्स तक आप कर सकते। तो इवन चाइना में मेरा एक दोस्त था, तो वो बहुत ही टैलेंटेड था, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे मैं PhD में एडमिशन करवाता हूँ, तो वो कहता मेरा मे बी ओवर एज 42 था। फिर मैंने मेरे जो इंटरनेशनल ऑफिस से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसका एडमिशन आप कहते हैं तो हम कर देंगे, लेकिन ये काफ़ी ओवर एज है। आई थिंक अगर वो, लेकिन उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम थे, वो नहीं हो सका। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी इजाज़त दे ही दे। 40 ईयर चाइना में लिमिट है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हमें जॉब में अप्लाई करना है, देन जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा? और सर एक बंदा जिसने अपने कंट्री से PhD की हुई हो, लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए चाइना में? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इसके 2-3 तरीके हैं। 1-2 तो वेबसाइटें हैं कि आप जस्ट गूगल पे सर्च करें कि उसमें है लिंक्डइन है मेनली वेबसाइट, जिससे पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ पे और भी प्रोफेसर होते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं लिंक्डइन पे कि हमें ये इस स्किल का आदमी चाहिए वहाँ पे। तो जब आप अपना अकाउंट बनाया होता है कि इस स्किल का, यानी मुझे ये स्किल आती है, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक्डइन मैच करना शुरू कर देता है। उसको भी सजेशन में जाता है और आपकी भी सजेशन में आता है कि तुमने इसमें अप्लाई करना है। वहाँ पे अपनी इंटरेस्ट बता दो कि मैं फार्मेसी और इसमें जाना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक उसमें आपको सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं कि सजेशन आना शुरू हो जाती हैं कि ओ इसमें जॉब्स आएंगे। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा डायरेक्ट तरीका ये है, ये में भी वो टाइम कंज्यूम है, आपको रखते नहीं रखते, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो एक और इनडायरेक्ट वे होता है कि जो रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं लोग, मास्टर में पढ़ रहे हैं या PhD के दौरान आपने पढ़े, तो उनमें प्रोफेसर्स के ईमेल लिखे होते हैं। तो आपने जस्ट वही कोई 2-4 पेपर, रिसर्च पेपर उठाने हैं, उनको ईमेल करनी है, तो किसी एक में आपका काम हो जाता है। तो ये सबसे ईजी सिंपल डायरेक्ट वे है PhD में या पोस्ट डॉक में अप्लाई करने के लिए। तो सर मतलब अगर कोई आपसे राब्ता करे जॉब्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सो आप हेल्प कर सकते हैं? हाँ, या आप कर रहे हैं? डेफिनेटली मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेरी सजेशन भी चलती है कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ। इवन हमें यूनिवर्सिटी वालों ने रिसेंटली कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप बुलाएं PhD में, मास्टर्स में। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि वो ये कहते हैं कि आप लोग जो फॉरेनर टीचर रखते हैं या फॉरेनर पोस्ट डॉक रखते हैं या व्हाटएवर, उनको वो कहते हैं कि आप बेसिकली, हमारे पास चाइनीज स्टूडेंट तो बहुत कम आते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमें चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप अपने कंट्री से स्टूडेंट बुलाएं, अपने रिसर्च ग्रुप बनाएं, फिर रिसर्च करें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। अब उनको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देती है, हमें भी सैलरी होती है, यूनिवर्सिटी देती है। तो ये इनकी एक पॉलिसी बनी है। तो वो जिस टीचर को रखते हैं उनको ये इनकरेज करते हैं कि अपने कंट्री से बुलाओ, क्योंकि वो आएंगे तो उनकी रैंकिंग ज़्यादा होती है जितने ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये एक पॉलिसी इनकी चल रही है। So you guys can contact Tayyab Bhatt अगर आप लोग को जॉब्स के हवाले से या फिर PhD मास्टर्स के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। Sure. और सर अगर हम यहाँ पे जॉब करते हैं चाइना में, देन हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? आपको फ्लैट दिया जाता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं, हम यानी फ्री, ऑलमोस्ट फ्री होता है। उसमें भी आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी है, बिल ऑलमोस्ट वो भी फ्री होता है। जिस हिसाब से आपकी सैलरी होती है वो नज़र नहीं आता कि कोई खर्चा हो। तो आपने सिर्फ जो सैलरी होगी ना, उसमें से कोई टैक्स होता है और ना और कोई चीज़, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका खाना होता है। वो आप जानते हैं बेहतर के यहाँ पे खाना पाकिस्तान की निस्बत सस्ता है। तो इवन चिकन, फिश, ऑलमोस्ट चाइना, मैं जो आफ्टर 4 ईयर के एक्सपीरियंस के पास होता हूँ, चाइना पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका है। ये चाइना जो है आप यूँ कह लेंगे एशिया का अमेरिका है। आप यहाँ पे आए तो आप जिंदगी बदल जाएगी कुछ अरसे बाद आप। तो ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने कहा है कि इतनी अच्छी हमारी सैलरी होती है कि हमें बिजली के बिल से या फिर
खाने पीने के छोटे मोटे खर्चों से फर्क नहीं पड़ता. So I really want to ask you कि सैलरी पैकेज क्या मिलता है हमें आफ्टर डूइंग PhD केयर इन चाइना. मैं आपको यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बता दूं जो मोस्टली चलती है यूनिवर्सिटी की. ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी उसके राउंड अबाउट उन्होंने क्राइटेरिया बनाया होता है ABC. कैटेगरी A में आपको मिलते हैं 2.5 लाख RMB. उसको यूँ आप कह लेंगे अभी की करेंसी में आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 33 या 30 आप कर लें तो एक कैटेगरी जो आपकी साल की बनती है वो बनती है तकरीबन 75 लाख पाकिस्तानी. B कैटेगरी ये है कि आपको 2 लाख यानी 60 lakhs मिलते हैं आपको पर ईयर. कैटेगरी C है वो कैटेगरी उसमें आपको मिलते हैं 1,50,000 तो वो बनते हैं RMB जो है तो वो बनते हैं तकरीबन 45 लाख. ये सबसे मिनिमम है. इवन यहाँ पे ऐसे भी यानी कुछ गोंगडोंग प्रोविंस ऐसा है जहाँ पे आपको इवन मैं भी वहीं पे अभी ट्राई कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको दिया जाता है तकरीबन 4 लाख युआन 3,50,000 अबव 3 लाख इज नॉर्मल यानी 90 लाख रुपए पाकिस्तानी एक साल की सैलरी होती. तो उसमें से आप खर्चा बहुत साल का बहुत दबा के कर लें तो 10 लाख ही बनता. बाकी सारी आपकी क्योंकि चाइना का आपको पता है यहाँ पे खाने का और रिहाइश का कोई खर्चा नहीं होता. सो इतना राउंड अबाउट. तो PhD के लिए आए क्योंकि समरात का पता नहीं होता कि PhD के बाद मिलेगा क्या तो लोग इस तरफ अटेंशन नहीं होती. PhD करें उसके बाद आपकी सारी जिंदगी ये लाखों में रहेगी. और सर चाइना में जॉब करने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई बंदा शादी कर लेता है चाइनीज से कुछ भी मसला होता है देन क्या सर हमें नेशनैलिटी मिल जाती है चाइना में? चाइना में सिर्फ PR मिल सकती है. नेशनैलिटी जो पासपोर्ट जिसको कहते हैं नेशनैलिटी वो नहीं चाइना दे. इवन मैंने पहले सुना हुआ था कि 4 साल वर्क वीजे पे हो आदमी तो उसको PR मिल सकती है. PR का ये फायदा होता है कि वो उसको सालों साल वीजा लगवाने की जरूरत नहीं होता. वो 10 साल के लिए जब चाहे जहाज पे बैठे आ सकता है जब जाना चाहे वहाँ. तो कुछ राइट्स जो है यानी कि जो हाउस बाइंग है चाइना में वो ये होता है कि आप फॉरनर इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकता. वो उसने जितने भी पैसे हो या फ्लैट खरीदना है तो वो एकदम उसको पे करना जो कि काफ़ी महंगा होता है वो इस तरह मुश्किल होता है. सो वो राइट उसको मिल जाता है. बहरहाल ये है कि 4 साल का प्योर वर्क वीज़ा हो जिसमें से 9 मंथ उसने एवरी ईयर यानी 36 माह वर्क वीज़े पे उसने गुजारे हों चाइना के अंदर रहा हो तब वो एप्लीकेबल होता है अप्लाई करने का. दूसरी बात है अगर आपने शादी की है तब आपको PR मिल सकती है. पासपोर्ट फिर भी नहीं मिलता. तो PR मतलब वो आज़ादाना आ जा सकता है. यहाँ पे कुछ राइट्स मिल जाते हैं लेकिन वो पासपोर्ट वाले यानी राइट्स नहीं मिलते पासपोर्ट नहीं मिलते. तो इस लिहाज से रिसेंटली ये भी डिस्कशन चल रही थी. लोग पूछते थे कि हाँ हमें भी आप आगे क्वेश्चन करेंगे कि चाइना में ही रहना चाहिए या दूसरे यूरोप में भी जाना चाहिए. तो एट द मोमेंट सैलरी के हिसाब से चाइना अच्छा है. यहाँ पे टैक्स नहीं आज़ाद लाइफ है. लेकिन जब आप देखते हैं कि फॉरेन लाइफ पासपोर्ट के चक्कर में यानी आपके यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं तो वो तो फिर उसी तरह सफ़र करेंगे. बच्चों के लिहाज से देखना है फ्यूचर है तो वो यूरोप में आप जाएंगे तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा. वहाँ पे फिर आप सारे राइट्स रखते हैं. यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी. सो इन शॉर्ट कुछ अर्सा चाइना में लगाएं एजुकेशन फ्री की हासिल करें थोड़ा सा लगाएं फिर यूरोप की तरफ निकलने की कोशिश करें क्योंकि फिर आपको पासपोर्ट नहीं मिलने वाला. तो पासपोर्ट नहीं है तो आप इवन चाइना से बेशुमार माल इकट्ठा कर लेते हैं. तो पासपोर्ट की एक अपनी वर्थ होती है. पैसा भी वैल्यू रखता है पासपोर्ट भी वैल्यू रखता है. तो सम टाइम ये होता है कि जो ममालिक स्पेशली चाइना एंड अरेबिक कंट्री ये आपको यानी 60 ईयर के बाद आपको कहते हैं कि हम PR भी नहीं आपको देते. तो जब तक आप में जान है आप काम करते हैं तो आपको ये देते रहते हैं. लेकिन ये है कि ये अगर पासपोर्ट हो तो ये आपको निकाल नहीं सकते. सो आप फिर लोग मूव करते हैं यूरोप की तरफ वो इसी वजह से कि वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है. तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे PR देंगे कि नहीं. मुझे 4 साल हो गया तो मेरे 3 साल स्टूडेंट के थे और 1 साल वर्क का. तो उन्होंने कहा क्लियरली नो कि आपके क्लियरली 4 साल वर्क पे होंगे तब हम PR देंगे. सो अगर यही मैंने टाइम यूरोप में सर्व किया था तो इस टाइम PR का पासपोर्ट भी मिल जाता था. सो ये एक चीज़ ध्यान में रखें. स्टार्ट पे आप चाइना में रहें थोड़ा सा माल इकट्ठा करें अपनी 1 डिग्री करें यहाँ से फिर आप निकलें यूरोप की तरफ. वहाँ से आपको 2 फायदे होंगे. एक तो पैसे तो मिलने ही मिलने ऊपर से पासपोर्ट मिल जाता है फ्री. तो ये पॉलिसी है. पाकिस्तान की तरफ ना डायरेक्शन करें जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं किसी को एडवाइस करता हूँ. बाकी यूरोप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन है ये सबसे
بہتر ہے. سر جو اسٹوڈینٹس ابھی ماسٹرز کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور جو بندے ابھی جابس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کچھ اگر آپ میسیج دینا چاہیں. ہاں, وہ ایک ہی ایڈوائز کروں گا جو میں مختلف اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوتا ہوں جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی کو کوئی سی ایس سی اسکالرشپ ملتا ہے, وہ اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں 3500 لگے ہوئے ہیں یعنی اسکالرشپ, تو وہ اسی پہ لیٹ جاتے ہیں. تو بہت سارے لڑکے ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں ڈگریاں کہ او کوئی مسئلہ نہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. ایک آگے اس کی میں بات بتا دوں کہ پوسٹ ڈاک کی ایج لمٹ ہے 35. مطلب میرے سینئر اور میرے ابھی کئی لڑکے میں کل پرسوں ملا نانجنگ یونیورسٹی سے جو گریجویٹ ہوئے, میں نے پوچھا ایج کتنی ہے, کہتا ہے 35. اب وہ ایک ہی پوسٹ ڈاک کر سکتے ہیں, تو آگے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مطلب میں نے 30s میں پی ایچ ڈی کی تھی, اب میں 5 سال پوسٹ ڈاک کر لیتا ہوں, کافی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, تو میں آگے اسسٹنٹ یا ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کرتا ہوں, تو وہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا لمبا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو پی ایچ ڈی کوشش کریں جلدی سے جلدی آپ کی ہو جائے. اور آج جب آدمی کرنے پہ آتا ہے تو 6 ماہ سال لگائے زور, تو وہ جو 4 سال 5 سال پہ جاری ہوتی ہے وہ 3 پہ آ جاتی ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو ہم موسٹلی یہ سوچتے ہیں او اسکالرشپ لگا ہوا ہے, جانے دو, انجوائے کرو لائف, یہاں پہ فری کا فلیٹ ملا ہوا دوسرا دن. تو جب آپ پوسٹ ڈاک میں آئیں گے تو آپ کی جتنا یہ کہہ لیں کہ پورے سال کا اسکالرشپ ہوتا ہے وہ 1-2 ماہ میں مل جاتا ہے. تو بہتر ہے جلدی کر کے, وہ جو آپ نے 5 سال لگانے ہیں اس کی جگہ 3 سال میں کر کے 1 سال لگائیں گے تو آپ 3 سال کا اسکالرشپ لے سکتے ہیں 1 سال میں. سو یہ پالیسی ہے, یہ ایڈوائس ہے جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے اپنی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو آگے وہ آسانی رہے گی. ایج کا بڑا ایشو آ رہا ہے کیونکہ وہ ابھی یعنی کچھ پہلے یہ 40 سال تھی, پھر 38 پہ انہوں نے لائی پوسٹ ڈاک کی, پھر 35 پہ, تو کچھ سننے میں آیا کہ اب یہ 32 پہ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے چائنیز جو ہیں وہ 27 میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. میں نے تو 2-3 سال پاکستان میں جاب کی تھی تب 30 پہ, ادروائز 27 میں پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے, تو جو کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اوبیسلی ان کے لیے بھی پھر 32 سال میں نہیں, میرے ساتھ کچھ چائنیز تھے جو 28 میں گریجویٹ ہوئے, 28 میں, مجھ سے بھی ینگ تھے 2 ایئر, بٹ ناٹ پاکستانی یا کوئی فارنر نہیں تھا. وہ عام طور پہ 32, 33, 34 پہ پہنچ جاتے. سو جلد از جلد پی ایچ ڈی کریں, آگے ثمرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ ان سے آپ مستفید ہو سکیں گے زیادہ سے زیادہ. اور سر جو جابس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, سم ٹپس فار دیم. جابس کے لیے آپ جب آپ کا آخری سال ہو نا, مثلا بیچلر کے بعد اگر آپ ماسٹر میں کے لیول کی جاب کرنا چاہتے ہیں یا ماسٹر کے بعد جاب کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے جس میں آپ تھیسس وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں, اس سال میں آپ نے اپلائی کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے. ادروائز جب آپ اینڈ پہ آ کے پتہ لگتا ہے آخری 2 ماہ میں وہ میرا ویزا بھی ختم ہونے والا ہے اور میں نے کدھر اپلائی بھی نہیں کیا, تو اس وقت جب 1 سال رہ جاتا ہے یعنی لاسٹ ایئر ہوتا ہے کسی بھی ڈگری کا, تو وہ موسٹلی یہاں پہ چائنیز جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے بک کر لیے ہوتے ہیں کہ میں اس کمپنی کے پاس جاؤں گا یا اس کمپنی کے پاس جاؤں گا. سو آپ نے آخری سال میں کافی ٹف ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹڈی بھی کلیئر کرنی ہے اور تھیسس وغیرہ بھی آ جاتا ہے دوسرا تیسرا, تو اور ساتھ جاب بھی اپلائی کرنی ہوتی ہے. تو مجھے یہاں پہ جب میں تھا وائرس کی وجہ سے نہ تو کوئی سینئر تھا نہ کسی نے بتایا, تو آخری ماہ میں نے کہا ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے تھیسس وغیرہ کا بھی اور فائلیں مکمل کرنی, اس وقت آدمی 1 ماہ میں ڈھونڈے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال پھر میں اسی اپنی یونیورسٹی میں ایٹ دا مومنٹ ایڈجسٹ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو میں کسی کو گائیڈ کرتا ہوں وہ موسٹلی لوگ 1 سال پہلے کرتے ہیں, 1 سال پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں جاب کے لیے اگر آپ نے کرنا بھی ہے. تو وہ اس کی 2-3 آپ کو میں نے ویب سائٹ بتائی ہیں, یعنی انڈیڈ ہے, انڈیڈ کھولیں گے تو اس کے سجیشن میں جو لنک ہوں گے تو وہ گوگل سے ان میں بھی آپ اکاؤنٹ بنائیں, آپ کو آ جاتی ہے, وہاں سے بھی لنک اٹھائیں. اور جو آپ کے پیپر کر رہے ہیں, جو کوئی پروفیسر ہے آپ کی بک میں نام ہے, اس کو بھی ای میل کریں, پروفیسر میں آپ کو پسند کرتا ہوں, آپ کی ڈائریکشن بہت زبردست ہے. تو کام چلتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کام یہاں پہ جاب کا. گڈ ہو گیا سر. سر اب کنکلوژن پہ آتے ہیں, تو آپ اوور آل آپ کا چائنا میں کیسا ایکسپیرینس رہا ہے, تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیں. آپ نے کچھ ڈیفیکلٹیز فیس کی ہوں, کیسا سارا آپ کا سفر رہا ہے یہاں تک کا؟ ڈیفیکلٹیز جو تھی وہ اسٹارٹ میں تھی, تھوڑی سی لینگویج کی وجہ سے ہوئی. آدمی کو بعض کا فرسٹریشن ہو جاتی, غصہ آ جاتا ہے, کوئی چیز آن لائن بائی کرتا ہے وہ خراب بھیج دیتا ہے, واپس کیسے بھیجنی ہے وہ تو یعنی جان پہ آ جاتا ہے آدمی کے. تو اس وقت وہ میٹر بھی بہت کرتا ہوتا ہے, اسٹارٹ میں اتنا آدمی کے پاس اسکالرشپ بھی نہیں ہوتا. تو بعد میں جب آپ کو لینگویج آ جاتی ہے, ابھی تقریباً 2 سال کے بعد 2.5-3 کے بعد اتنی اس کو ہیلو ہائی ہو جاتی ہے کہ اس کو چیزیں سب پتہ چل جاتی ہیں. اس کے بعد ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں پاکستان میں ہی گھوم رہا ہوں. جب آپ کو لینگویج آ جاتی ہے تو پھر آپ کو دوست بھی کچھ بن جاتے ہیں, تو پھر آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں آپ چائنا میں ہیں یا پاکستان میں. پھر آپ سے گھر والے پوچھتے ہیں کب آپ آؤ گے, تو آپ کا دل ہوتا ہے نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے. تو یہ چیز ہے. تو میرے حساب سے جو خواہشات تھیں میری کہ اس طرح لگژری لائف اسٹائل ہو, سرکار دے اور میں پڑھوں, تو وہ میری ساری خواہشیں پوری ہیں. انسان جو خواہش سوچتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, میں نے
साथ लगाया, और 2-3 साल के बाद हो जाती है। आप अगर कार मकान की भी रखते हैं तो आप काम शुरू करते हैं, जॉब करते हैं, मैं कार मकान में, और 2-3 साल के अंदर हो जाती है। तो ख्वाहिशात बड़ी रखें। तो बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस चाइना में रहा बहुत अच्छा रहा कि जब मैं अपने 30 साल का ग्राफ बनाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो जो 3-4 साल हो गए मेरे चाइना में, तो वो बड़ा रोशन, इवन सांस लें तो वो भी फ्रेश एयर मिलती है यहाँ पे। ये यानी मेरा एक्सपीरियंस, तो जो मैंने सोचा था, जो ख्वाहिश थी टॉप लेवल की, सारी पूरी हो गई। अब मैं ख्वाहिशें सोचनी पड़ती है कि नई कौन सी ख्वाहिश बनाई जाए जो पूरी की जाए। तो ये चीज़। सर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा है कि मेरा ऐसे ग्राफ रहा है, तो सर नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन होगी अगर आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता दें कि आपने कैसे पाकिस्तान से स्टार्ट किया और आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, ताकि एक आम बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है अपने घर में एंड ही हैज नो सोर्सेज, सोच रहा है कि मुझे अभी फर्दर क्या करना है, ताकि उसके पास एक मोटिवेशन हो आपकी कि हाँ भाई अगर डॉक्टर तैयब कर सकते हैं देन मैं भी कर सकता हूँ। सो समथिंग अबाउट यू दैट कैन मोटिवेट अदर पीपल। तो फिर मैं शुरू करता हूँ अपना बैचलर से। बैचलर में इतना आदमी को पता नहीं होता, वो जस्ट जिस तरह घर वाले कहते हैं उसी तरह एजुकेशन ले रहा था धक्के से। जब मास्टर्स के एंड पे मैं पहुंचा, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर में, मुझे समझ आई कि एजुकेशन क्या चीज़ है। तो अब ओबियसली मास्टर के बाद हर आदमी ने कोशिश करनी होती है कोई जॉब मिले ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। सो उसके बाद मैंने इमीडिएटली मास्टर के दौरान भी मैं पुलिस की ट्राइंग वगैरह देता रहा, क्योंकि फिजिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरी पहले ही रगबत ज़्यादा थी। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन की तरफ आऊँ, टीचर वगैरह हूँ। मेरी बैचलर की डिग्री टीचिंग से मुतालिक थी, BS एड बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। बट ये मेरी इंटरेस्ट जो थी वो स्पोर्ट्स की तरफ थी, तो पुलिस की तरफ रगबत जाती थी ज़्यादा। तो फिर मैंने पुलिस ज्वाइन की। जब पुलिस में ज्वाइन किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये यूनिफॉर्म, इवन आर्मी या पुलिस, ये देखने में ठीक लगती है, जिसने पहनी हो उसको पता होता है कि कैसी है। तो वो अंदर की जो डिसिप्लिन और ये और दूसरी चीज़ें होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नज़र आती हैं। तो वो बायस मजबूरी हिसाब ने यूनिफॉर्म पहना होता है। वो अगर उसको कोई सिविल और कोई जॉब दी जाए ना रिलैक्स सी, तो वो उसको कहता है बेहतर है, ये हमसे बेहतर। तो बहरहाल 2016 में 16 में मई में मैंने पुलिस ज्वाइन की। फिर 9 मंथ की ट्रेनिंग हुई, जनवरी में हम पास आउट हुए, और उसके बाद कोई 6 माह मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जॉब भी की एज अ कांस्टेबल पुलिस। फिर उसके बाद अब ये ख्वाहिश थी कि यहाँ से निकला जाए तो फिर भी कोई सरकारी नौकरी ही हो, क्योंकि सरकारी नौकरी के भी अपने ही मज़े होते हैं। बेशक काम करो ना करो, सरकार पैसे देती रहती है, तो वो लत सी आदमी को लग जाती है। उसके बाद मैंने 2017 में NTS पास किया। बहरहाल हमारे मेरिट सिलेक्शन हुई, तो उसमें 2017 सितंबर में मैंने पुलिस से रिज़ाइन दिया और ऑफिशियली मैं एज अ टीचर ज्वाइन हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि तुमने पुलिस क्यों छोड़ी और टीचर क्यों एज अ ज्वाइन हुए, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा, मैं कोई बाहर के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि पुलिस में आपके पास 10 आवर मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, तो आपके पास टाइम नहीं होता इसके बाद बचता कि आप किसी दूसरी तरफ के बारे में सोच सकें। तो फिर मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई, टीचिंग में हो गया। तो मैं उनको बताता था कि आपको पता है कि एक बड़ा जंप मारने के लिए, या बड़ी नाली हो या बड़ा नदी सी हो, तो उसको जंप मारने के लिए आप थोड़ा सा पीछे आते हैं और दौड़ के जंप मारते हैं, तो इवन सैलरी भी कम हो गई, रैंक भी कम हो गया। तो सिर्फ ये था कि टाइम मिलेगा तो मैं इधर से भी जान छुड़ाऊँ किसी तरह, क्योंकि मैं घर वालों को कहता था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, सरकारी नौकरी, मैं और कोई काम करूंगा प्राइवेट जिसमें पैसा ज़्यादा हो। तो वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि वालदैन होते हैं तो वो सोचते हैं मसे मुंडा स्टेबल हो जाते हूँ, ये पागल के छड़न दे चक्कर ही लगे, बट उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो आपको नज़र आ रही होती है। तो वो उसी तरह परेशान। इवन जब मैं 2018 में चाइना में सितंबर में आया, वो यानी टीचिंग से मैंने ऑफिशियली रिज़ाइन किया। जब मैं चाइना आने लगा तो मेरी वालदा कहती, मैं 1 साल में मुझे 2019 में कहने लगी, जब मेरे यहाँ पे भी पार निकल आए, हालात ज़बरदस्त हो गए, तो कहती मैं तेरे बारे में परेशान थी कि तू अब चाइना में पहली दफ़ा जा रहा है, क्या करेगा, कैसी ज़िंदगी होगी। तो उनको थोड़ा सा डर सा होता है कि ये बच्चा पता नहीं क्या बनेगा, इसका नौकरी भी छोड़ गया, पता नहीं इसका भी फ्यूचर कैसा होगा। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊँ अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, जहाँ पे लोग कहना ना जाओ वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। और दूसरी बात है जो होती है ना कि डर के लोग क्या कहेंगे, लोगों की राय कैसी है, यू शुडंट केयर अबाउट दैट, कि उसके बारे में कभी ना सोचो। जब मैं आने लगा तो मेरे वालिद साहब बता रहे थे कि 2017 की बात है, तो वो मुझे कहते हैं कि किसी को बताया ना करो, इस्लामी नुक्ता नज़र से लोग हासदीन होते हैं, हसद करते हैं कि ओ ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चाइना में जाऊँगा, दूसरा तीसरा। तो मैंने कहा ठीक है, वो आपकी इस्लामी नुक्ता नज़र से अच्छी है, यानी राय ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक होती है हासदीन का हसद और एक होता है आपकी अंदर की मोटिवेशन। अगर वो उसकी
उसकी यानी क्वांटिटी हाई है, हासदीन आपके मसलन 1 लाख है लेकिन आपका जज्बा फिर भी ऊपर है, तो ओबियसली हाइट देख लें किसके ऊपर है। तो मुझे लगता था मैं उठाया जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा कहीं, इवन मुझे पता नहीं, यानी उस वक्त कोई ईमेल नहीं आई थी, कोई स्कॉलरशिप का लेटर नहीं आया था, लेकिन अंदर से तलब इतनी थी कि मुझे लगता था मैं उठाया जाऊंगा। तो इसकी मिसाल मैं इसी तरह देता हूँ कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश कर रहे थे तो कहते हैं ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे बैठेगा, बट हम यानी अवाम जो हासदीन थे, दुश्मनान थे उसके, वो थे, लेकिन उसका जज्बा जो था वो ज्यादा था। यानी 21 करोड़ में से चलो आप कह लो 10 करोड़ मुखालफिन थे, 10 करोड़ मुखालफिन की हासदीन हसद करने वाले थे, यानी एक कौन होता है तो, लेकिन उस अकेले का जज्बा इतना था कि वो 10 करोड़ उसको नीचे नहीं कर सकते, वो आखिर कुर्सी पे गया बैठ। तो अब ये बात होती है कि आपका जज्बा, रिक्वायरमेंट, तलब ज्यादा होनी चाहिए। मुझे याद है कि मुझे टीचिंग के दौरान मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि अगले साल मैं यहीं पे रहा तो मैं तो मर जाऊंगा, यानी इतनी मुझे घुटन होती थी। तो जाऊंगा कैसे जाऊंगा, ना तो माली लिहाज से कि आइट्स दिया जाए या वो किया जाए, तो ना इतना पता था, लेकिन उसके बाद भी तहज्जुद पढ़ने और कहना कि यहाँ से या अल्लाह उठा, अब मेरी बस होगी, मैं 2 जॉबें कर ली, ये मैं फोत हो जाऊंगा, यही मेरे अंदर की जज्बात होता। इवन मैं पुलिस में भी दुआ करता, या अल्लाह पुलिस से निकाली, ये कुछ और अरसा रहा मैं फोत हो जाऊँ। तो बहरहाल जब मैं चाइना में आया तो मेरे लिए तो सबसे, यानी ये अकली लिहाज से बातें करता है कंट्री, सीधा काम, मेहनत और पैसा, तो यही मेरा यानी कंसेप्ट था कि मैं जोर लगाऊंगा, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ होती है कि इंसान को तलब कितनी है, कभी भी अपनी जिस स्केल में आप हों उससे सेटिस्फाई ना हो तो वो आप तरक्की करते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं यूँ दूँ कि मैं रीड फाउंडेशन में था, बैचलर में टीचिंग कर रहा था प्राइवेट सेक्शन में, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ मैंने बुक खोली तो उसके पहले सफ़े पे एक बात लिखी थी, एक कोट था, तो वो देख अगर उसको आप फॉलो करो, मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी लाइफ चेंज है। उसमें लिखा था, जिस आदमी के 2 दिन यकसां गुजरे समझ लो वो आदमी खसारे में है। इसको एक्सप्लेन मैं यूँ करूँ कि कल भी आपने 2 पेज ही बुक के पढ़े, आज भी 2 ही पढ़ रहे हैं, तो नो प्रोग्रेस। आपको 2.5, कल 2 लफ्ज़ पढ़े हैं, आज 3 पढ़े, तो प्रोग्रेस, 1 इज प्रोग्रेस, जो एक्स्ट्रा पढ़ा। तो आपके जहन को पता कौन सी चीज़ें पेव हो जाती हैं, नक्श निकारी हो जाती है। आप जिस माइंड सेट के होते हैं ना, जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं ना और कहीं पे वो आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपके जहन में पक्की हो जाती है। अब मैंने उसको याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं पहले वो सोच रहा था, मुझे दलील चाहिए थी, मुझे स्टेटमेंट चाहिए थी। हाँ, मेरा यही सोच था। बड़ी से बड़ी ड्रीम सोचें, जो ड्रीम वो होती है जो 10 से 15 साल लगे, 1, 2, 3, 4 साल के अंदर जो हो जाए वो ड्रीम नहीं होती, वो आदमी रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो ऐसी ड्रीम बनाएं कि अगर आप किसी अपने दोस्त को बताएं ना, तो वो उसका मुंह खुला रह जाए, इवन आपके लेवल से भी ऊपर हो, ठीक है। यानी आप किसी को शॉक करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो, आप उसको बताओ तो वो स्टनिंग सिचुएशन में हो जाए, तो वो होती है ड्रीम। जिसको 15-20 साल लगे होते हुए मैंने मकान बनाना या गाड़ी लेनी, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये ज़रूरत है। ये अगर आप रखोगे तो फ़ौरन 2 साल में हो जाती है। 2 साल के आप 2 साल का जहन में होता है कि 2 साल बाद होगा। मैं सोचता था कि मैं 35 साल से पहले ये 2 चीज़ें आनी चाहिए। मेरे वाला साहब ने बहुत लेट बनाई को 50-55 में, तो मैं इस तरह मैं नहीं किसी पब्लिक गाड़ी में सफ़र कर सकता। तो बहरहाल वो चीज़ें 35 से की सोची थी, वो 30 में होगी। तो एग्जाम्पल देने का ये है मकसद कि जो आप चीज़ सोचते हैं, जितना अपने जहन में होता है कि मैं इतने साल में वो अचीव करूंगा या करनी है लाजमी हर सूरत में, वो पहले हो जाती है। सो अगर 15 साल की ड्रीम सोचते हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूँ, लिख के देता हूँ अपने एक्सपीरियंस, वो 6-7 साल में हो जाती है, बल्कि इससे भी पहले। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये रातों को नींद ना आए तो वो 2-2.5-3 साल में हो जाती है। तो ये कंडीशन। सो ड्रीम ऑलवेज हायर। लोग आपको बहुत कहेंगे ये मुँह और मसूर की दाल, लेकिन ये है कि मज़ा भी तभी आता है कि जब आपके मुखालफिन हों, किसी को बताने वाला हो आदमी अचीवमेंट्स का, तो उसका हाँ, जो मैं अचीवमेंट्स कुछ, मुझे लोग पहले खेलते देख के कहते थे कोई इसको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, तो जब ले ली, अब उनसे मुलाकात करते हुए कि मैं सरकारी मुलाजिम लग गया हूँ, तो अब वो साइलेंट होते थे, अब वो राय नहीं दे सकते थे, कमेंट नहीं कर सकते थे, हिम्मत नहीं होती थी, तो उसका टेस्ट और होता था। मतलब वो कहे कि आप MBBS नहीं कर सकती और कर के अस्सलाम वालेकुम मैं MBBS कर लिया, हूँ मैं डॉक्टर लगी हैं, तो उसकी फीलिंग्स वो इंजॉय वाली होती हैं बस। तो उसी के चक्कर में आदमी प्रोग्रेस कर लेता है बहुत सारी। सो आपके जितने ज़्यादा मुखालफिन होंगे तो वो उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होता है कि उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो जज्बा उसको ज़्यादा होता है आदमी का, तो वो उतना ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसका कम्बिनेशन ऑफ जज्बा, हिम्मत,
दूसरी तीसरी चीज़ें बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी जिन पे डिपेंड करता है। हासदीन ना हो तो आदमी प्रोग्रेस भी नहीं करता। तो बहरहाल इवन नहीं है तो आप बना लो, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके दसांगा ਐਵੇਂ पंगा पाना, तो उस पंगे के चक्कर में आदमी बहुत सारी परफॉर्मेंस दे ले। तो ड्रीम ऑलवेज हायर, और ड्रीम की डेफिनेशन ये है जिसको आप किसी को सुनाए ना एक दफ़ा उसका मुंह खुल जाए, शॉक हो जाए, उसको ड्रीम कहते हैं, जिसको 10-15 साल है। सो उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी कोई नया ड्रीम गोल सेट करें और बड़ा करें, सब अचीव हो जाएंगे। सर आपकी लाइफ जर्नी रियली मोटिवेशनल है, सच्ची में बहुत ज्यादा लोगों को ये चीज मोटिवेट करने वाली है कि अगर आप एक पुलिस में नौकरी करके, एक टीचर की नौकरी करके आप अगर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवा सकते हैं, देन कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं हमारी वीडियो को कहीं पे भी, तो वो भी आप जैसी पोस्ट पे आ सकते हैं। जस्ट कीप गोइंग, डोंट लिसन पीपल। सर रियली मैं खुद हैरान हूँ आपकी सारी बातें सुन के, एंड मुझे दूसरों का नहीं पता बट आपकी बातें मुझे जितना मोटिवेट कर रही हैं, यू जस्ट कांट बिलीव। एंड थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे, आमीन आमीन। और थैंक यू सो मच सर आपके कीमती टाइम के लिए कि आपने मुझे वक्त दिया इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए एंड हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोगों को जो कि हमें देख रहे हैं एंड परेशान है अपनी जगह पे रह के कि हम लोग इस स्टेट से कैसे निकले। तो अगर डॉक्टर तैयब यहाँ तक पहुंच सकते हैं, अगेन our viewers, then आप भी कर सकते हैं। So just keep going, keep trying and don't listen people। और सर ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।